हाय एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद यूसुफ। ये है वर्क एंड एनर्जी का सेक्शन सी का वन शॉट वीडियो। इससे पहले हमने दोनों ही सेक्शन ए और सेक्शन बी के वन शॉट वीडियोस कंप्लीट कर लिए हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चंस वहाँ पे डिस्कस ऑलरेडी किए हैं। आपने अगर अभी तक वो वीडियोस चेक नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक है, प्लीज़ गो चेक दैट वीडियोज़ आउट। एंड आज के वीडियो में हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। सेक्शन बी में भी मैंने ऑलरेडी ये डिस्कस कर लिया है, बट जो भी आज पहली बार ये वीडियो पर आया है उसके लिए ज़रूरी है कि मैं वापस से उसे समझा दूँ। सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्या मतलब कि भाई हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी में दो तरह की एनर्जीज होती है। एक होता है काइनेटिक एनर्जी, एक होता है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो नोन एज मूविंग एनर्जी। तो जब भी कोई चीज़ अगर मूव कर रही होगी हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी है वो। और अगर कोई चीज़ किसी हाइट पर है तो हम बोलेंगे उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। या फिर अगर वो स्प्रिंग या रबर बैंड है तो उसके अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी होगी वो क्या होगी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सो आई रिपीट, मैकेनिकल एनर्जी में दो लोग हैं, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, दोनों के कॉम्बिनेशन को ही हम मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का क्या मतलब कि एनर्जी क्रिएट नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होगा। तो इसके ऊपर हमें क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं और फिक्स आता है बोर्ड में इस पे क्वेश्चन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। अभी मैं बताऊंगा भी कि कैसे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है पहले तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? mgh। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में आप लोगों को सिर्फ ये याद रखना है कि जितनी भी काइनेटिक एनर्जी बॉटम पर थी, विच इज हाफ mv², हाफ mu² कुछ भी लिख सकते हो, वही पोटेंशियल एनर्जी टॉप पर होगी। अगर इतना याद रख लिया उसके अलावा और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। आई रिपीट, जो आपकी काइनेटिक एनर्जी बॉटम पर है वही आपकी पोटेंशियल एनर्जी टॉप पर होगी। और इन दोनों से मिलने वाली एनर्जी को हम बोलेंगे मैकेनिकल एनर्जी। सर आप ना एक काम करिए, हमें कुछ एग्जाम्पल से समझा दीजिए। मान लीजिए ये आप लोग के पास बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के टॉप पर एक ऑब्जेक्ट रखा गया है मास m का। फिलहाल इस ऑब्जेक्ट के पास पोटेंशियल एनर्जी है क्यों? बिकॉज ये किसी हाइट पर है। तो मैं बोलूंगा पोटेंशियल एनर्जी कितना है? m इंटू जी इंटू एच। अब अगर मैं आपसे पूछता कि बताओ पॉइंट ए पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितना है, तो मैंने आपको क्या बोला था? मैकेनिकल एनर्जी में दो लोग का हिस्सेदारी होता है, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। क्या मैं बोल सकता हूं टॉप हाइट पर, क्योंकि इसके पास कोई वेलोसिटी है ही नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो गया, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कितना था? mgh। तो क्या समझा इससे कि मैकेनिकल एनर्जी में पूरा कंट्रीब्यूशन किसका है? पोटेंशियल एनर्जी का। किस पॉइंट पर? टॉप हाइट पर। अब ये ऑब्जेक्ट को यहां से ड्रॉप करवा दिया गया। जैसे ही ऑब्जेक्ट यहां से ड्रॉप होगा, ड्रॉप होते होते यहां पर आ जाएगा। तो यहां तक पहुंचते जो इसके पास काइनेटिक एनर्जी आई, वो काइनेटिक एनर्जी किसके कारण आई? वो इसी पोटेंशियल एनर्जी के लॉस के कारण आई, राइट? तो जो पोटेंशियल एनर्जी टॉप पर था वही तो काइनेटिक एनर्जी बॉटम पर होगा। तो मैं वही तो लिखवा रहा हूं, ठीक है? तो आपको ना ये दो तीन बातें याद रखनी है कि पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम। या फिर आप बोल सकते थे कि अगर मान लो ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है तो मैं बोलूंगा द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट द गेन इन काइनेटिक एनर्जी। या फिर मैं बोलूंगा कि अगर ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा है तो हम बोलेंगे द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। हर एक केस में एक ही चीज हो रही है, mgh बराबर हाफ mv²। कितनी बार ऐसा होता है, मैं आपको एक बेसिक क्वेश्चन करवा के बताता हूं कि उन्होंने एक ऑब्जेक्ट दे दिया ऑफ मास m, सुनना ध्यान से, हाइट दे दिया 5 मीटर, और आप लोगों को पता है ऑब्वियसली बात है इसके ऊपर जी कितना लग रहा होगा? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वो आपसे पूछता है व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम। अब बच्चा ना कंफ्यूज, वो बोलता है काइनेटिक एनर्जी का तो फॉर्मूला होता है सर हाफ mv², लेकिन हमें तो v पता ही नहीं है, मैं कैसे निकालूं काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम? वही तो कब से समझाना चाह रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम इज नथिंग बट द पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप। तो वो तुमको पोटेंशियल एनर्जी का इंफॉर्मेशन देकर काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। ये लगता है इजी सुनने को, लेकिन बहुत से बच्चे अभी भी ये चीज नहीं समझ पा रहे होते हैं। अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम पूछा कोई दिक्कत नहीं, मुझे पोटेंशियल एनर्जी अगर एट द टॉप पता है मैं आंसर निकाल पाऊंगा। फ्लिप कर दो क्वेश्चन। कितनी बार ऐसा होता है कि उन्होंने एक क्वेश्चन दिया जिसमें द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन विद सम वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड एंड हैज सम काइनेटिक एनर्जी, राइट? या चलो वेलोसिटी दे दिया और उसका मास दे दिया 5 kg। अब आपसे पूछता है व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप। अब बच्चा मालूम है क्या बोलता है कि सर पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए तो हाइट चाहिए, mgh बराबर m दिया हुआ है, g पता है, हाइट तो है नहीं, मैं कैसे निकालू पोटेंशियल एनर्जी? अरे भाई, तो वापस से वही वाली बात हुई। उसने तुझे वेलोसिटी क्यों दी कि तू बॉटम पे पहले काइनेटिक एनर्जी ढूंढ ले, तो जो काइनेटिक एनर्जी बॉटम पे ढूंढोगे वही पोटेंशियल एनर्जी टॉप पर होगी ना। बिकॉज ऊपर जाते जाते काइनेटिक एनर्जी में क्या आया? लॉस हुआ, और पोटेंशियल एनर्जी में क्या आया? गेन आया।
तो ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन समझ में आ गया। ये इजी क्वेश्चन है इसीलिए मैंने डिस्कस नहीं किया, मैंने अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किए यहाँ पर। चलो ये हमें समझ में आ गया। सो ये कुछ लैंग्वेज है जो आपको लोग को लिखने की जरूरत नहीं है, मैं इसीलिए वापस से बता रहा हूँ। जो पहली बार इस वीडियो में आए हैं उनके लिए बताना जरूरी है। तो देखो क्या लिखा है, काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम इज ऑलवेज इक्वल्स टू द पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप। या फिर हम ये भी स्टेटमेंट्स लिख सकते थे, रुको मैं बताता हूँ क्या स्टेटमेंट्स लिख सकते थे। हम लिख सकते थे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, बराबर। या फिर हम बोल सकते थे लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अभी आपको कैसे पता चलेगा कब क्या लिखना है, बहुत ऑब्वियस है। अगर आप नीचे से ऊपर जा रहे हो तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, ऊपर से नीचे आ रहे हो तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चाहे मैं कहीं पर भी पूछूं, एग्जाम्पल मान लो ऊपर यहां पर इसके पास 500 जूल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी था, क्या मैं बोल सकता हूं क्योंकि ऊपर इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी में कंट्रीब्यूट करने वाला कौन, टॉप हाइट पर सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी। अब मुझे मालूम है जो 500 जूल यहां पर है, जब ये बॉटम पर आएगा, बॉटम तक आते आते यही पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक। तो इससे क्या समझा, इससे ये समझा कि बॉटम तक आते आते पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो गया, लेकिन वही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो एट द बॉटम हु इज कंट्रीब्यूटिंग इन द काइनेटिक हु इज कंट्रीब्यूटिंग इन द मैकेनिकल एनर्जी, आप बोलोगे काइनेटिक एनर्जी। बट अगर मैं आपसे पूछता कि बताओ इस पॉइंट पर मैकेनिकल एनर्जी क्या है, इस पॉइंट पर मैकेनिकल एनर्जी क्या है, इस पॉइंट पर मैकेनिकल एनर्जी क्या है, तो आपका आंसर होगा 500 जूल 500 जूल 500 जूल। क्या समझाना चाह रहे हो इससे, टॉप से लेके बॉटम तक किसी भी पॉइंट पर अगर मैं तुमसे मैकेनिकल एनर्जी पूछूं, मैकेनिकल एनर्जी हमेशा सेम रहेगा। इसे ऐसे समझो, टॉप तुम्हारे पास 100 रुपए है, ठीक, तुम्हारे पास 100 रुपए है, मेरे पास अभी फिलहाल 20 रुपए है, ठीक। तुमने 100 में से 10 रुपए मुझे दे दिए, मतलब एक, चलो मेरे आपके पास 100 रुपए है, मेरे पास 20 रुपए, टोटल कितना हुआ 120, ये बराबर। आपने 100 में से 10 रुपए मुझे दे दिए तो कितना हुआ मेरे पास 30, तुम्हारे पास कितना बचा 90, अभी भी है तो कितना 120, आपने 10 रुपए और दे दिए, मेरे पास कितना 40, आपके पास कितना 80, टोटल अभी भी कितना है 120। समझे मैं क्या बोल रहा हूं। तो किसी भी पॉइंट पर जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगा वो तो सेम ही रहेगा। और क्या मैं बोल सकता हूं, टोटल मैकेनिकल एनर्जी किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप एंड काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम के ही बराबर होगा। क्यों, क्योंकि मैंने क्या बताया था, टॉप पे सिर्फ और सिर्फ कौन कंट्रीब्यूट करता है, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो क्या होता है, जीरो होता है। चलो हमने इनफ डिस्कशन कर लिया है। एक लास्ट चीज कि अगर मान लो आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं और दोनों ऑब्जेक्ट्स अगर सेम ही हाइट से ड्रॉप किए गए हैं, अलग अलग मास के, दो ऑब्जेक्ट्स है, दोनों ऑब्जेक्ट्स सेम हाइट से ड्रॉप किए गए हैं, अलग अलग मास के, हमेशा याद रखना उन दोनों की जो वेलोसिटीज होगी ग्राउंड तक आते आते वो दोनों की सेम होगी, वो अंडर रूट ऑफ 2gh होगी। ये मैं पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुका हूं, अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज देखिए, उसमें डिटेल में मैंने बताया था क्यों ऐसा होता है। तो ये हमें याद रखना जरूरी है, मैं क्वेश्चंस के थ्रू और अच्छे से समझाऊंगा। अब आता है एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पेंडुलम का एग्जाम्पल है, सेम लॉजिक। अब नोटिस करिए यहाँ पे पेंडुलम, ये इसका टॉप हाइट है, बराबर। तो जब ये अपने पेंडुलम मीन पोजीशन से जब एक हाइट पे पहुंचता है तो क्या मैं बोल सकता हूं, इस हाइट पे पहुंचने पर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या है, mgh। पेंडुलम यहां गया, देखो ये पेंडुलम है, ये यहां गया, यहां पे रुक गया। अभी जो पेंडुलम यहां पे रुका है, ये क्यों रुका, क्योंकि इसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, जीरो हो गई। इसका मतलब ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन था, है ना, ओरिजिनल पोजीशन से कुछ हाइट पर आ गया तो यहां पर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगा कितना, mgh, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कितना, जीरो। तो क्या मैं बोल सकता हूं, एट एक्सट्रीम पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी इज mgh बट काइनेटिक एनर्जी जीरो। तो एट एक्सट्रीम पोजीशन मैकेनिकल एनर्जी में सिर्फ कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये समझे। काइनेटिक एनर्जी जीरो है। अब जैसे यहां से वापस से पेंडुलम नीचे आया तो अब क्या मैं बोल सकता हूं, पोटेंशियल एनर्जी ड्रॉप हो रहा होगा, ड्रॉप हो रहा होगा, ड्रॉप हो रहा होगा और काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा होगा। जैसे ये मीन पोजीशन पे आया, इसे हम मीन पोजीशन बोलते हैं, इस वाले पॉइंट को मीन पोजीशन, जैसे ये मीन पोजीशन पे आया, मीन पोजीशन पे इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई, बराबर। इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, मैक्सिमम, और यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, जीरो। अब वापस से इस एक्सट्रीम पे जाएगा तो वापस से काइनेटिक एनर्जी ड्रॉप हो रही है और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। तो 100 बात की एक बात, यहां पर भी यही होगा, दैट काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, ये देखो ये पॉइंट ए है, विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। वो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, दैट्स इट। इतना अगर समझ में आ गया, क्वेश्चंस इजीली क्लियर हो जाएंगे और कुछ भी नहीं है इसमें। क्वेश्चन स्टार्ट करता है। पहला क्वेश्चन, two students are conducting experiments with identical 100 gram mass with simple pendulums, each raising the bob
5 मीटर अबाउ द मीन पोजिशन। तो दो पेंडुलम्स है, डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। दोनों पेंडुलम का फिलहाल मास कितना है, एक सेकेंड, ये पेंडुलम का ओरिजिनल पोजीशन, दो ये अपन कर लेते हैं इसे कॉपी, एक सेकेंड। ये आइडेंटिकल पेंडुलम्स हैं, दोनों का मास कितना है 100 ग्राम्स, और दोनों कितने हाइट पर है 5 मीटर ईच। आई होप ये दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो अब दिख जाएगा शायद, हाँ। तो 5 मीटर अबाउ द मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है, ये रहा, ये देखो ये मीन पोजीशन है, नहीं दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा शायद, हाँ ये मीन पोजीशन है। फिर क्या बोला है, द ग्राफ डिपिक्टेड द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन एंड वेलोसिटीज demonstrate using mathematical calculations that the path followed by student 1 was devoid of friction। अब ये क्या है devoid by friction, उनका ये कहना है कि दो स्टूडेंट्स थे, दोनों स्टूडेंट्स ने एक ही जैसा पेंडुलम लिया है 100 ग्राम मास का, दोनों कितना हाइट रेस कर पा रहे हैं, 5 मीटर हाइट रेस कर पा रहे हैं, ये समझा, क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है। उन्होंने क्या बोला है, कैलकुलेशंस के थ्रू बताइए, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के थ्रू बताइए दैट स्टूडेंट 1 वाज डिवॉइड ऑफ फ्रिक्शन। डिवॉइड ऑफ फ्रिक्शन का मतलब क्या, कि स्टूडेंट 1 के केस में फ्रिक्शन था ही नहीं। सर व्हाट डू यू मीन बाय दिस, चलो मैं एक ना कैलकुलेशंस करके ही बता देते हैं, आपको समझेगा। एक काम करते हैं, बेसिक चीज समझते हैं। क्या मैं बोल सकता हूं, अभी मैंने तुम्हें बताया था कि जो पोटेंशियल एनर्जी यहां पर होगी पॉइंट बी पर, एक्सट्रीम पोजीशन पर, वही काइनेटिक एनर्जी होगी पॉइंट ए पर, हाँ या ना। अरे देखो ना, मैंने इसीलिए काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² भी नहीं लिखा, mgh लिखा, उसको मैं बाद में हाफ mv² से इक्वेट कर सकता हूं। तो इससे क्या क्लियर करना चाह रहे हो आप, कि अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी निकाल लूं, है ना, अगर मैं क्या निकाल लूं, पोटेंशियल एनर्जी निकाल लूं, कहां पे, एक्सट्रीम पोजीशन पर। चलो निकालते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू m इंटू जी इंटू एच, हाँ या ना। m कितना 100 ग्राम है, 100 को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा केजी में कन्वर्ट करने के लिए। g का वैल्यू कितना 10, और हाइट कितना है 5, ये पूरा कैंसिल हो गया। पोटेंशियल एनर्जी कितना है आपके पास, 5 जूल आया, ये समझा आपको, पोटेंशियल एनर्जी कितना आया 5 जूल। अब मैं इसी 5 जूल को क्या काइनेटिक एनर्जी से इक्वेट कर सकता हूं, हाँ, कैन आई से काइनेटिक एनर्जी एट मीन इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप, हाँ या ना। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv², हाँ या ना, इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी टॉप पे क्या था 5, बराबर। अब कुछ बच्चे मुझे बोलेंगे सर आप ये भी मेथड तो यूज कर सकते थे, कौन सा मेथड, मेथड 2। आपने बोला था मास से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते थे, √2gh। देखो दोनों से ही आ जाएगा, तो बताओ हाफ m मास कितना 100 विच इज 100/1000, हाँ या ना, इंटू v कितना नहीं पता, तो v² इज इक्वल्स टू 5, समझे। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये v² कितना आ गया, दिस इज यहाँ पे 10 आ गया, ये 2 वहाँ पे चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो फाइनली ये आ गया 100। सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वेलोसिटी जो है वो कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ से भी मेथड 2 से भी निकाल के देख लो, क्या आएगा 2 इंटू जी इंटू 5, कितना आया 100, और 100 का कितना आया आंसर 10 मीटर पर सेकंड। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, तो जब वो मीन पोजीशन पे पहुंचा कौन, पेंडुलम, तो उसकी वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकंड। तो हम प्रूफ क्या करना चाह रहे हैं, उन्होंने बोला मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से प्रूफ करिए कि जो स्टूडेंट 1 का जो पाथ था वो फ्रिक्शनलेस था, फ्रिक्शन के बिना था। बहुत ऑब्वियस है ना। अरे यार भाई देखो, कॉमन सेंस ये बोलता है जब आप पेंडुलम को एक्सट्रीम पोजीशन से रिलीज कर रहे हो, अगर एनर्जी क्रिएट नहीं हो रहा, डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा, सिर्फ कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे अगर 5 जूल था, यहाँ पे भी 5 जूल होना चाहिए। बट एक्चुअली यहाँ तक पहुंचते पहुंचते 5 जूल नहीं होता। रियल सिचुएशन में यहां से यहां आने में थोड़ा लॉस ऑफ एनर्जी भी तो होता है, समझे, लॉस ऑफ एनर्जी होता है। एंड क्या मैं बोल सकता हूं, अगर फ्रिक्शन होता तो ऑनेस्टली वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड ना होती, 10 मीटर पर सेकंड से कम होती। तो क्योंकि हमारे कैलकुलेशंस में हम अज्यूम करके चल रहे हैं दैट देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, इसीलिए वेलोसिटी क्या आई स्टूडेंट ए के लिए 10 मीटर पर सेकंड आई। देखो जो ग्राफ में भी दिख रहा है। सो यहां से प्रूव हो रहा है स्टूडेंट 1, एक सेकेंड, मैं दैट पाथ फॉलोड बाय, हाँ, सो देयरफॉर पाथ फॉलोड बाय स्टूडेंट 1 वाज फ्रिक्शनलेस। ये समझे,
बिकॉज अगर पाथ स्टूडेंट 1 का फ्रिक्शनलेस ना होता तो पक्का उसकी जो वेलोसिटी है वो 10 से क्या आती, कम आती, समझे। और वहां पे देखो स्टूडेंट 2 का वेलोसिटी क्यों 8 मीटर पर सेकंड आया, बिकॉज वो प्रूफ कर रहा है यहाँ से पॉइंट कि वहां पे फ्रिक्शन है। और जो रियल सिचुएशन होती है, हम जितने भी कैलकुलेशंस करते हैं वहां पे अज्यूम कर रहे हैं कि फ्रिक्शन नहीं है, इसीलिए हमारे कैलकुलेशंस इजीली हो जा रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A ball of mass m is dropped freely from point A, ठीक है। A ball of mass m is dropped freely from point A. AB is equals to BC is equals to CD is equals to H. मतलब सभी का जो गैप दिया हुआ है वो H का है। If G is same everywhere, then potential energy at point A is। बहुत सिंपल सा, और ये तुम यकीन मानोगे कौन सा क्वेश्चन है ये, जो ICSC ने जो अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पोस्ट किए हैं, ये वो क्वेश्चन है। इतना ईजी है ये, ठीक है। ये वाला भी शायद वहीं का है, कॉम्पिटेंसी है। मेरे कुछ क्वेश्चंस जो मैंने नीचे खुद फॉर्म किए हैं वो मैं डिस्कस करता हूँ अभी, उससे भी बहुत सारी चीज़ें सीखोगे। तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए क्या होगा भाई, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए वुड बी, चलो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए विल बी इक्वल टू एम इंटू जी इंटू एच। लिख के मत आना, इतने भी बेवकूफ़ नहीं है ICSC वाले कि वो लोग तुम्हें ऐसा क्वेश्चन दे जहाँ तुम कंफ्यूज, एच लिख के आ जाओ, खत्म। भाई सुनो, अगर तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए चाहिए तो तुम यहाँ से डी से मार्क करोगे। टोटल हाइट तो 3h हुआ ना, समझे कि नहीं समझे, समझो टोटल हाइट क्या हुआ, 3h हुआ ना। हमें आदत लग गई है क्या लिखने की, HMGH, लेकिन एक्चुअली तो ये टोटल हाइट कितना है इनके टर्म्स में, 3h है ना। ऐसी थोड़ी पूछता तुमको बोर्ड में ये क्वेश्चन, तो क्या आ जाएगा 3mgh। ओके नेक्स्ट बोला है, ये अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट C। अब आप बोलोगे सर काइनेटिक एनर्जी तो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है ½ mv²। तो ये लिखूं क्या, नहीं, वो अगर तुमसे ये लिखवाना चाह रहा होता फॉर्मूला तो तुमको ये क्वेश्चन देता क्या कॉम्पिटेंसी में, नहीं। अब ½ mv² तो नहीं लिख सकते, तो फिर क्या लिखूं, चलो समझते हैं, कॉमन सेंस लगाओ, बिल्कुल बेसिक। हाँ मैं तुम्हें पहले पैसे वाले एग्जाम्पल से समझाता हूँ, फिर जल्दी समझोगे। मान लो यहाँ पे 500, हाँ मान लो यहाँ पे 300 जूल है, बराबर, ठीक, ये 300 जूल है। ये 300 जूल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी। लेकिन मुझे मालूम है पॉइंट ए पर क्योंकि देयर इज नो काइनेटिक एनर्जी, ये पूरा का पूरा मैकेनिकल एनर्जी देने में हिस्सेदारी किसकी, पोटेंशियल की। तो मैं अगर बोलूं पॉइंट ए पर पोटेंशियल एनर्जी कितना है 300 जूल, पॉइंट ए पर मैकेनिकल एनर्जी भी कितना है 300, बिकॉज जैसे वो पॉइंट ए से बी आएगा अब एनर्जी में लॉस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने बोला पॉइंट बी पर आते आते पोटेंशियल एनर्जी हो गया 200 जूल। तो भाई ऑब्वियस सी बात है काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया 100 जूल, क्योंकि अभी भी मैकेनिकल एनर्जी तो टोटल कितना है 300, ये समझा। अब अगर मैं तुमसे पूछता पॉइंट सी पर आते आते पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, तो तुम बोलते सर 100 जूल, वेरी नाइस, मैंने जानबूझ के ऐसी वैल्यूज ली, जल्दी समझेगा। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, तुम बोलोगे 200 जूल, ये समझा कि नहीं समझा, क्लियर, हाँ सर ये समझा। पॉइंट डी तक आते आते क्या मैं बोल सकता हूँ, पॉइंट डी तक आते आते क्या मैं बोल सकता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी तो हो गया 0, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया 300, ये समझे, ठीक है। अब लगाओ दिमाग, तुम इस क्वेश्चन को 2 तरीकों से कर सकते थे। कैसे 2 तरीकों से, अब तुम्हें मालूम है पॉइंट सी पर तुम्हें क्या चाहिए, पॉइंट सी पर तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें चाहिए पॉइंट सी पर काइनेटिक एनर्जी। क्या मैं बोल सकता हूं पॉइंट सी पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वही लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होगी फ्रॉम पॉइंट ए टू सी। ये एक तरीका सोचने का, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, जो काइनेटिक एनर्जी पॉइंट सी पर होगा वही पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं गेन इन काइनेटिक एनर्जी एट सी इज इक्वल्स टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम ए टू सी, हाँ या ना। ए टू सी आते आते जो लॉस हुआ पोटेंशियल एनर्जी का वही तुम्हारा क्या है, काइनेटिक एनर्जी। एक ये तरीका है सोचने का। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप एक काम करो, क्या आपको मालूम है टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? हाँ मालूम है सर, मैंने बोला ना 300 जूल, एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 300 जूल। अगर मैं सॉरी पॉइंट सी पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी अगर वो निकाल लूं, पॉइंट सी पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी है वो निकाल लूं, मतलब अभी भी कितनी पोटेंशियल एनर्जी बची हुई है वो निकाल लूं, और अगर टोटल पोटेंशियल एनर्जी में से वो माइनस कर लूं तो मुझे पता चल जाएगा कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी इसके पास। ये ज्यादा प्रैक्टिकल है। एक तो मैंने क्या बताया कि कैसे निकाल सकते हो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी। भाई ये इसीलिए मैं इतना डिटेल में इसीलिए जा रहा हूं बिकॉज लगता है बच्चों को इजी, लेकिन कंफ्यूज होकर आ जाता है और कुछ भी लिख के आता है। सो काइनेटिक एनर्जी सी क्या है, इट इज बेसिकली द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। या तो तुम वो निकाल लो, या फिर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा तो तुम क्या करो, बेसिक और दिमाग लगाओ कि भाई टोटल पोटेंशियल एनर्जी मुझे मालूम है, मैं उसमें से ये वाली पोटेंशियल एनर्जी माइनस कर लेता हूं, तो जो बचा होगा वही तो किस में कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक में। तो मेरे लिए सेकंड वाला मेथड ज्यादा सेंसिबल लग रहा है, बराबर। तो चलो सेकंड वाला मेथड करते हैं। क्या बोल करके हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी एट सी इज इक्वल्स टू एम इंटू जी इंटू एच ना। ये
h हाइट है बराबर, तो h लिख दिया, ठीक है। अब मुझे मालूम था पोटेंशियल एनर्जी एट A इज इक्वल्स टू क्या था 3 mgh, हाँ या ना। तो भाई वही तो हुआ, मैं क्या बोल रहा था, ये देखो ना। अब तुम क्या करोगे, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट सी। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, UA माइनस UC इज इक्वल्स टू K। कितना हो गया 3 mgh माइनस mgh इज इक्वल्स टू KC। तो फाइनल आंसर क्या आया, K काइनेटिक एनर्जी एट C इज इक्वल्स टू 2 mgh। क्या ये तुम्हें बात समझी, हाँ सर समझ में आ गई। आई एम अज्यूमिंग दैट। अगर क्लियर हुआ है कमेंट सेक्शन में बताओ टाइम स्टैम्प के साथ कि हाँ सर हमें ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब आते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड माई पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन, बिकॉज यहाँ से बहुत सारी चीज़ सीख जाओगे, इसमें टाइम लेंगे, हाँ अपन प्लीज रहना मेरे साथ। क्वेश्चन में बोला है ABCD आर 4 पॉइंट्स ऑन अ हेमिस्फेरिकल कप प्लेस्ड इन्वर्टेड ऑन द ग्राउंड। ऑनेस्टली बोलूं तो डायग्राम ऑलरेडी दिया हुआ था, तो ये सब कंफ्यूज करने के लिए, टाइम वेस्ट करने के लिए दे रहा था, आप खुद ही देख लो। और एक और चीज़ बताओ, ये वाला जो पार्ट है ना ये यूजलेस है, ये प्रिंटिंग एरर है, मैंने बहुत दिमाग लगाने की कोशिश की, कुछ है, अरे नहीं एक सेकंड, क्या बोला, कप बोला है ना, हाँ तो ये कप का हैंडल है जो कि यूजलेस दिख रहा है, लेकिन ठीक है। A, B, C और D आपके पॉइंट्स हैं। आगे क्वेश्चन मत रीड करो, जो मेरे साथ स्टार्ट से जुड़े हुए हैं ये यूट्यूब सीरीज में, उनको मैंने बार बार यही बोला, तुम ये मत देखो मैं सोल्यूशन कैसे लिख रहा हूँ, तुम ये देखो मैं अप्रोच कैसे कर रहा हूँ क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, पॉइंट D। पॉइंट A टॉप पर है, पॉइंट B और पॉइंट C एग्जैक्टली एक ही ग्राउंड लेवल पर, और पॉइंट D कहीं बीच में है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला है डायमीटर ऑफ BC इज, डायमीटर BC इज 360। देखा जाए तो ये भी दिया हुआ था क्वेश्चन में। फिर AE जो है, ओके ये जो AE है ये कितना है R/3। अब R क्या है, रेडियस ऑफ द कप। फिर उन्होंने बोला है अ स्मॉल स्पेरिकल मार्बल, सॉरी मास ऑफ 500 ग्राम इज एट रेस्ट एट पॉइंट A। तो पॉइंट A पर एक मार्बल है। तुम्हें क्लियर हो रहा होगा क्वेश्चन क्या पूछने वाला है वो तुमसे, पॉइंट A पर क्या पोटेंशियल एनर्जी है, पॉइंट C पर क्या काइनेटिक एनर्जी है, कहां पे क्या वेलोसिटी है, यही पूछेगा और तुम आराम से कर लोगे, बस मेरे साथ रहो। स्लाइड्स डाउन अ स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस का मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं है, मतलब हमें कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी एट A रिलेटिव टू B। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये देखो मैंने क्या बोला, A रिलेटिव टू B, तो वो भी तुमसे वही चाह रहा है जो मैंने प्रीवियस सेक्शन में पढ़ाया था। अगर तुमने प्रीवियस सेक्शन नहीं देखा है, सेक्शन B का वन शॉट प्लीज देखो, वहां पे मैंने बोला था पोटेंशियल एनर्जी हाइट पे कैसे डिपेंड करता है। रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कॉन्सेप्ट है, अगर याद हो तो क्या है रिलेटिव टू बी, मतलब तुम बी से ऑब्जर्व कर रहे हो। रिलेटिव टू बी का मतलब क्या, तुम बी से ऑब्जर्व कर रहे हो, समझे। मैं अभी बताता हूं दोनों तरीकों से सॉल्व करना। चलो पहली बात, तो मुझे पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, तो मैं बोलूंगा पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, लेकिन उससे पहले हम गिवन डेटा लिख ले। क्या हमें मालूम है डायमीटर कितना है, हमें मालूम है डायमीटर इज 360 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 180 सेंटीमीटर। फिर और हमें क्या चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट A रिलेटिव टू B। रिलेटिव टू B का मतलब क्या, तुम B से ऑब्जर्व कर रहे हो, तो तुम क्या लिखोगे M इंटू G इंटू H, हाँ या ना। अब मुझे मालूम है बहुत से बच्चे मुझे अभी देख रहे होंगे वीडियो में और बोल रहे होंगे सर आपने तो यूनिट्स में कन्वर्ट ही नहीं किया। गुड वर्क, ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट करना जरूरी है। तो चलो सुनना मेरी बात ध्यान से, मैं H नहीं लिख रहा हूं, मैं R लिख रहा हूं। देखो कितने लोग को समझा, या देखो 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 देखो, ये पॉइंट B से हम देख रहे हैं बराबर। पॉइंट B से अगर नया दिख रहा होगा तो आप देखो, पॉइंट B से अगर हम देख रहे हैं, पॉइंट B से A, ये जो डिस्टेंस है ये वाला, देखो मैं वापस मार्क करूं, ये जो डिस्टेंस है एक्चुअली R है बराबर, ये रेडियस है, डायमीटर नहीं है, डायमीटर तो ये था, ये रेडियस है ना बेटा। तो मुझे रेडियस की वैल्यू चाहिए थी, इसीलिए मैंने रेडियस लिखा, बिकॉज हाइट वो रेडियस ही है। अब पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर दूसरा वाला एक क्वेश्चन बताता हूं जो मैं ऐड कर रहा हूं यहाँ पे। तो चलिए करते हैं। M कितना 500 ग्राम था, तो मैंने 1000 से डिवाइड कर दिया। G का वैल्यू कितना 10 इंटू R का वैल्यू कितना था 180, लेकिन 180 बाई क्या करेंगे 100 कर देंगे, बिकॉज सेंटीमीटर है। अब ये 3 0 से ये 3 0 कैंसिल हो रहे हैं, ये 0 से ये कटा, दिस 5 1 एंड 5 2 एंड 2 टाइम्स 1 2 टाइम्स 9। तो जहाँ तक मुझे मालूम है ये थोड़ा नीचे सरका लेना चाहिए, बहुत अगली हो जाएगा कैलकुलेशन। हाँ, तो पोटेंशियल एनर्जी एट A इज इक्वल्स टू 9 जूल। अब सर आप क्या बोल रहे थे, मान लो ये क्वेश्चन चेंज हो जाता और बोलता व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी एट A रिलेटिव टू D। इसका क्या मतलब, रिलेटिव टू D का मतलब अब तुम D से ऑब्जर्व कर रहे हो भाई। तो अगर तुम D से ऑब्जर्व कर रहे हो तो तुम नहीं लिखोगे M इंटू G इंटू H नहीं लिखोगे, तुम लिखोगे R/3। R/3 क्यों, बिकॉज अब जब तुम जहां से तुम देख रहे हो वहां से तो सिर्फ कितना ऊपर है, R/3 ऊपर है ना, समझे। ये समझाना चाह रहा था। तो ये भी क्वेश्चन एक्सपेक्ट करना, बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि तुम रट के ये गए हो लेकिन पूछ कुछ और लिया। मेक सेंस, ठीक है। अब बोला है व्हाट इज द स्पीड एट पॉइंट बी। ठीक है, क्या बोला है, व्हाट इज द स्पीड एट पॉइंट बी। ओके, बी पे स्पीड पूछा है, लेकिन
जिन्होंने सेक्शन 2 का वन शॉट देखा है, जो इसके पहले वाला वीडियो था, वो तो तुरंत मुझे बता देंगे मेथड 2 से कैसे सॉल्व किया जाता है ये क्वेश्चन। लेकिन हम मेथड 1 से पहले जाएंगे, सबको ट्रेडिशनली सिखाएंगे, उसके बाद मेथड 2 पे जाता हूं। क्या बोलते हैं? स्पीड एट बी बोला। स्पीड एट बी बोला मतलब क्या मैं अगर एट पॉइंट बी काइनेटिक एनर्जी ढूंढ लूं तो मुझे स्पीड भी मिल जाएगा? हाँ सर। तो अब देखो क्या लिखा सर ने, लॉस, या मैं ऐसे लिख सकता हूं, पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट बी। अभी बताया था मैंने, अरे जो टॉप पे पोटेंशियल एनर्जी है वही तो बॉटम पे काइनेटिक एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी टॉप पे क्या था? 9। काइनेटिक एनर्जी बी पे क्या होगा? वही होगा ना, 9 ही होगा। तो 9 थोड़ी लिखूंगा, यहां लिखूंगा हाफ इंटू एम। एम की जगह क्या लिख रहा हूं? 500। यार अगर नहीं दिख रहा होगा तो सो सॉरी। 500 अपॉन 1000 इंटू वी का स्क्वायर। समझे? ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो रहा है। 5 टाइम्स 1 5 टाइम्स 2, ये यहाँ जा रहा है तो 9 टाइम्स 4 इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर हो रहा है 36, तो वी हो जाएगा 6 मीटर्स पर सेकेंड। अब मेथड 2 क्या है? जिन बच्चों ने देखा है प्रीवियस सेक्शन उन्हें मालूम है कि मेथड 1 तो है कि आप क्या काइनेटिक एनर्जी होती है बॉटम पे, वही पोटेंशियल एनर्जी होती है टॉप पे। लेकिन मैंने तुम्हें बोला था कि वेलोसिटीज अगर तुम्हें ढूंढनी है तो तुम डायरेक्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा सकते हो, v इज इक्वल टू रूट ऑफ 2gh। अब तुम बोलोगे कि जो नए हैं उनको पता कैसे चले कि सर ये कहां से आया, तो मैं तुम्हें डेरिवेशन करके बता देता हूं। मैंने क्या बोला? काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम इज ऑलवेज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप। बराबर? हाँ या ना? फॉर्मूला तो वही रहेगा ना, क्या रहेगा? हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम जी एच। यहां से m और m कैंसिल हो गया, इसका मतलब क्या? v स्क्वायर तुम्हारे पास क्या आ गया? 2gh। तो v क्या आ गया? रूट ऑफ 2gh। इससे ये प्रूफ किया मैंने कि चाहे मास कुछ भी हो, अगर तुम टॉप से बॉटम आ रहे हो या फिर बॉटम से टॉप जा रहे हो, वेलोसिटी तुम डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हो अगर तुम्हारे पास हाइट है तो भी। समझे? तो चलो मेथड 2 से हम डायरेक्टली वेलोसिटी निकाल लेते हैं। मेथड 2 क्या बोलता है? v इज इक्वल टू रूट ऑफ 2gh। लिख लेना, 2 इंटू 10 इंटू h कितना था? बताओ h कितना था? एक काम करते हैं, हाँ यहाँ पे क्या है? 2 इंटू जी 10 इंटू एच कितना था? h कितना है? r है ना? r कितना है यहाँ पे? 180। 180 बाई 100 करना जरूरी है। 180 बाई 100 और उसके बाद उसका रूट। तो ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से जीरो कैंसिल हो रहा है। कितना हो रहा है? 18 2 36। तो रूट ऑफ 36 आंसर कितना आया? वापस से 6 मीटर पर सेकेंड आया। तो क्या सभी को ये बात समझी कि हम कैसे मेथड 2 से भी वेलोसिटी निकाल सकते हैं? फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो कि है काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट डी। अब ये जरा कंफ्यूज कर सकता है बच्चों को। उन्होंने बोला है काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट डी। चलो ये भी पूछना ना, वेलोसिटी एट पॉइंट डी तो मैं मानता थोड़ा टफ हुआ, लेकिन काइनेटिक एनर्जी एट डी बोला। चलो दिमाग लगाओ, बताओ मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट डी क्या होगा? क्या मैं बोल सकता हूं? जो भी काइनेटिक एनर्जी पॉइंट डी तक पहुंचने में उसने गेन किया होगा, वही ए से डी उसका लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी भी होगा। हाँ या ना? बराबर। ये अभी ऊपर भी यही क्वेश्चन करवाया था मैंने। जो काइनेटिक एनर्जी पॉइंट डी पर होगा, एक्चुअली वो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा ए से डी में आने में। अब ये पोटेंशियल एनर्जी का लॉस कैसे गिनूं? तो मुझे मालूम है ए पे टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या है। क्या मैं डी पे कितना पोटेंशियल एनर्जी है वो भी निकाल सकता हूं? हाँ, ये समझा। मैं 2 तरीकों से सॉल्व करना बताऊंगा तुम्हें, डोंट वरी। अगर मैं ये पोटेंशियल एनर्जी को ए से लेके बी तक का और डी से लेके बी तक का पोटेंशियल एनर्जी दोनों सॉल्व करके माइनस कर लूं, तो मुझे यहां पे ये जो बचा हुआ लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी है वही मेरा गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगा। ये एक तरीका है। तो चलो क्या कर सकते हैं? मेथड नंबर 1 क्या लिख सकते हैं? मेथड 1 में सो हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज m इंटू जी इंटू एच। एच क्या था? r था। तो क्या था? m। तो हम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। 500 बाई 1000 इंटू जी कितना था? 10 इंटू आर कितना था? 180 बाई 100। दिस इज कैंसल्ड, दिस गोज, दिस इज 2, दिस इज 2, दिस इज 9 जूल। फेयर। ये पोटेंशियल एनर्जी एट ए था। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी एट डी निकालना चाहूँ तो आएगा m इंटू जी इंटू, अब ये देखिए ये क्या होगा? ये d है ना? तो अगर ये पूरा r है, समझो ये पूरा r है, और अगर ये r/3 था तो ये कितना हो जाएगा? 2r/3। हाँ है ना? ये देखो वापस से, अगर ये r है टोटल और ये r/3 है, तो r में से r/3 निकालूंगा, r में से 1/3 निकालूंगा तो 2/3 बचेगा। तो मतलब ये 2/3 r हो गया। तो हम क्या लिखेंगे? r और बाजू में क्या लिखेंगे? 2/3। चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं। क्या मुझे मालूम है mgr की टोटल वैल्यू क्या? अभी तो निकाला है 9 जूल, तो 9 सब्स्टिट्यूट करो। 9
इंटू 2/3। ईजी करो काम, ये 3 टाइम्स 1 3 टाइम्स 2 कितना आंसर आ गया 6 जूल बराबर। तो अब मुझे पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी ए पे था और जो पोटेंशियल एनर्जी डी पे था, अगर मैं उसको सबट्रैक्ट कर लूंगा, माइनस कर लूंगा, तो जो बचा हुआ लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी है वही काइनेटिक एनर्जी होगा पॉइंट डी पर। तो मैं क्या बोलूंगा, काइनेटिक एनर्जी एट डी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी एट ए माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट डी। यस और नो? तो ए पे कितना था 9, इस पे कितना था 6, आंसर कितना आया 3 जूल। ये हो गया पहला तरीका फाइंड करने का। मेथड 2 क्या है सर? मेथड 2 भी बता दो हमें, फिर बोर्ड में जो अच्छा लगेगा हम करेंगे। मेथड 2 ये बोलता है कि जब मुझे मालूम है कि यहां पहुंचते पहुंचते काइनेटिक एनर्जी गेन हो रहा है, तो अगर मैं डी से लेके ए तक का ही पोटेंशियल एनर्जी निकाल लूं, समझे? डी से लेके ए तक का ही अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी निकाल लूं, तो एक्चुअली ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वही तो काइनेटिक एनर्जी था बराबर। तो मैं देखो डायरेक्टली ये भी कर सकता था। मेथड 2 में हम क्या कर सकते थे, पोटेंशियल एनर्जी एट डी निकाल सकते थे, राइट? अब तुम, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी एट डी किसके रिलेटिव, ये भी इंपॉर्टेंट है, ए के रिलेटिव बराबर। यहां पे मैं हाइट में 2h/3 नहीं लूंगा, क्या लूंगा, r/3 लूंगा बराबर। तो उससे आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये तो जहां तक मुझे मालूम है आप लोग के सेलेना के टेक्स्ट बुक में भी था। चलो करते हैं, क्या बोला है, a skier weighing 60 kgf stand at point A fair which is at the top of the ski jump। तो मुझे फटाफट मालूम है मास कितना दिया हुआ है, मास है 60 kgf। अब तुम्हें ये भी अच्छे से मालूम है जब भी मास 60 kgf दिया हो, फटाक से फोर्स भी क्या लिख लो, फोर्स क्या लिख लोगे 600 न्यूटन। अब तक तो सही है। फिर he moves from point A and takes off for his jump at point B। ठीक है, ये A से इसने मूव करना शुरू किया स्कीयर ने, और B पर आते उसने टेक ऑफ लिया बराबर। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, अच्छा यहां पे बोला है पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्कीयर बिटवीन ए एंड बी। तो ए पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी कुछ, बी पर पहुंचते पहुंचते पर भी उसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी बचा होगा। ये समझा मैं क्या बोल रहा हूं? देखो ना, ए पर उसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी, बी पर जब वो आया तब भी उसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी बची हुई है। तो वो बोल रहा है कि कितना चेंज आया, मतलब बेसिकली दोनों का सबट्रैक्शन मांग रहा है वो। तो चलो बताओ क्या बोल सकता हूं, चेंज, आई गेस यहां पे चेंज इन GPE बराबर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज m इंटू जी इंटू डेल्टा एच, है ना। इसको भी सॉल्व करने के दो तरीके हैं, मैं क्यों बता रहा हूं हर बार आपको दो तरीके, आपको जो कंफर्टेबल लगे आप करो। चेंज मतलब क्या, दोनों के हाइट का डिफरेंस ले लो। एक तरीका क्या हो सकता है, बच्चा क्या करेगा, पहले पॉइंट ए पे पोटेंशियल एनर्जी निकालेगा, फिर पॉइंट बी पे निकालेगा, दोनों को सबट्रैक्ट करेगा, कुछ भी चलेगा ना। चलो ठीक है, बताओ m कितना, m 60 था, g कितना 10, यहां पे भी कन्वर्ट हो गया। डेल्टा h कितना था 75 माइनस 15, समझे क्या? देखो 75 माइनस 15 बराबर, तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 600 इंटू 75 माइनस 15 कितना हुआ, कितना हुआ भाई, 5 गया 60 हो गया ना, अगर गड़बड़ किया तो बता देना। ये कितना हो गया 36 क्या 36,000 जूल। तो ये हुआ तुम्हारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर, यह आ गया तुम्हारा पहला आंसर। नेक्स्ट बोला है इफ 75% ऑफ द एनर्जी इन पार्ट 1, ये पार्ट 1 में तुम्हारी एनर्जी निकली, अगर उसका 75% बिकम्स काइनेटिक एनर्जी। समझे क्या नहीं समझे? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है तुम्हारा, यहां पे ये नहीं बोल रहा है कि पूरा काइनेटिक एनर्जी, सिर्फ 75% ऑफ जो तुम्हारा एनर्जी था पार्ट ए में, क्या था एनर्जी पार्ट ए में, इतना था ना, वो किस में कन्वर्ट हो गया, इसका 75% काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया पॉइंट बी पे। तो बताओ कैलकुलेट द स्पीड एट द स्क्वायर। भाई स्पीड मतलब काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। तो क्या बोला है, देखो मैं जो लिखा हूं वही लिखता हूं, जो बोला है सॉरी वही लिखता हूं। काइनेटिक एनर्जी एट बी इज नथिंग बट 75% ऑफ पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। समझे क्या? वापस से बताओ, देखो यहां पे देखो, ये पार्ट ए था बराबर, पार्ट ए पे उसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी बराबर। अब जब ये पार्ट ए से पार्ट बी तक आया, तो इस ये जो पोटेंशियल एनर्जी में इसके चेंज आया, चेंज आने का मतलब क्या, ड्रॉप आया। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी में ड्रॉप आया, वही ड्रॉप तो काइनेटिक एनर्जी में आया ना, गेन हुआ। तो ये जो 36,000 जूल का चेंज आया, एक्चुअली चेंज नहीं है, ये लॉस है। लॉस किस में, पोटेंशियल एनर्जी में। तो जो लॉस आया पोटेंशियल एनर्जी में, वही गेन किसका था, काइनेटिक एनर्जी का, लेकिन पूरा नहीं, सिर्फ 75%। समझे कि नहीं समझे? पक्का? चलो बताओ, तो क्या करोगे तुम यहां पे, 75 बाई 100 इंटू ये कितना था 36,000, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो रहा है, कितना बच रहा है तुम्हारे पास 75 इंटू 360। अब टाइम है कि तुम फटाफट क्या कर लो, वो निकाल लो, हाफ mv² लिख लो, हाफ mv²,
हाफ वहीं का वहीं, m कितना है 60 है, v स्क्वायर नहीं पता, लेट्स सी हम इसको मेथड नंबर 2 से भी कर सकते थे क्या, वेलोसिटी वाला मेथड, देखते हैं कितनों को क्लिक हुआ। सो ये 2 टाइम्स 1 2 टाइम्स 30, तो v स्क्वायर कितना हो जाएगा, v स्क्वायर वुड बी 75 into 360 upon 30. If I am not wrong, this both the numbers goes by the 0 and 0 gets cancelled out. 3 times 1 and 2 कितना आ रहा है ये 75 into 12 राइट। सो मुझे क्यों लग रहा है कि गड़बड़ किया है मैंने कुछ, नहीं ठीक है। 2 5 ज़ा कितना 10, 2 7 ज़ा कितना 14, दिस इज़ 15, 1 5 ज़ा 1 7 ज़ा ये आ रहा है 0, ये आ रहा है 8, एक सेकेंड कहाँ गए, कहाँ गए, हाँ ये आ रहा है 9, ओके 900 आ रहा है, तो दिस इज 900। सो इफ आई सॉल्व दिस बिकम्स v इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 900 विच इज 30 मीटर्स पर सेकेंड। फेयर। अब इसको क्या हम दूसरे तरीके से कर सकते थे, व्हाट इज दूसरा तरीका सर, व्हाट इज दूसरा तरीका, मेथड नंबर 2 भी बता देते हैं। अगेन मेथड नंबर 2 क्या बोलता है, मेथड नंबर 2 है वेलोसिटी मेथड, ठीक है। व्हाट इज वेलोसिटी मेथड, रुको, कि आपको अगर पता है कि आपको फाइनली किसी पॉइंट पर वेलोसिटी ही निकालनी है तो आप निकाल लो, लेकिन यहाँ पे मेथड नंबर 2 में गड़बड़ी हो जाएगी। क्यों, बिकॉज v इज इक्वल टू रूट ऑफ 2gh ले तो लेंगे, लेकिन उन्होंने क्लियरली 75% मेंशन किया है, तो यहाँ पे आपको हाइट का 75% लेना पड़ेगा, विच इज अ डिफरेंट थिंग टू थिंक एंड प्रोसेस दैट इंफॉर्मेशन, ठीक है। या प्रोबेबली दिस वुड बी लास्ट क्वेश्चन, बिकॉज इसके बाद तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, और मैंने आप लोग को इससे पहले ही बोला है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप सॉल्व करिए, आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। येस आई डू रिमेंबर, मैंने सेक्शन बी में ही बोला था अगर मेरे पास टाइम बचा तो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस उसके भी करवाऊंगा, लेकिन नहीं, मेरा मेन मोटिव यही है कि मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूं, बिकॉज इफ आउट ऑफ ऑल द पीपल हु आर वॉचिंग दिस वीडियो एक इंसान भी अगर ढंग से मुझसे पढ़ रहा है, सो इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं पूरा पढ़ाऊँ, क्वेश्चंस भी करवाओ, अप्रोच बताओ कैसे है, और बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हें दो प्रैक्टिस करने के लिए, नहीं तो कोई सेंस नहीं बनेगा अगर मैं सब सॉल्व कर लूँगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, मैं बिल्कुल 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 इसके और वीडियोस बना दूंगा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के, अगर आप लोग जेन्युइनली सॉल्व कर रहे हो तो। चलो ये क्वेश्चन करते हैं। अ स्टूडेंट ड्रॉप्स अ रबर बॉल from a height of 1 meter, it hits the floor and bounces back but only reaches a height of 0.8 meters, ठीक है। एक रबर बॉल लिया, 1 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया, हिट किया, बाउंस हुआ, बट ओनली रीचेस 0.8, मतलब पूरा 1 मीटर पे वापस नहीं आया, 0.8 पे रुक गया। The student says the ball did not return to its original height, so the law of conservation of energy must be wrong. ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। Is the student's conclusion correct? No. Law of conservation of energy is valid. Okay, law of conservation of energy is valid. नेक्स्ट क्या बोला है, where did the missing mechanical energy go? हाँ, यहां पे आप आंसर कर दो, एक सेकेंड। हाँ, यहां पे आप आंसर कर दीजिए। क्या आंसर करोगे, the loss of energy was due to friction, heat and sound. ओके, सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड है। वो बस ये बोल रहा है कि जो लॉस आया है ये डिस्ट्रॉय नहीं हुआ एनर्जी, ये सिर्फ डिसिपेट हुआ है दूसरे फॉर्म में। चलिए अब ये रहे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। प्लीज कितने, 1 2 3 4 5 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, आप प्लीज इन्हें ट्राई करिए। अगर आप ये क्वेश्चंस ट्राई करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू। इफ यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग फ्रॉम दिस वीडियो, प्लीज शेयर दिस विथ एवरीवन। मैंने इससे पहले चैप्टर 1 के भी 3 वन शॉट वीडियोस पोस्ट कर दिए, कि जो नए हैं उनको मैं बता दूं, मैं पूरे चैप्टर का वन शॉट वीडियो नहीं बना रहा हूँ 2.5-3 घंटे का, वो यूजलेस होता है बच्चों के लिए, वो थोड़ा 10-15 मिनट देखते हैं और स्किप कर देते हैं। तो आपको जिस चैप्टर के जिस सेक्शन में प्रॉब्लम है उस सेक्शन का वन शॉट आप देखिए और अपने आप को प्रिपेयर करिए। सो चैप्टर 1 के 3 वन शॉट्स ऑलरेडी पोस्टेड है। ये है सेक्शन 3 वर्क एंड एनर्जी का। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे मशीन्स, उसके भी 2 वन शॉट आने वाले हैं। एंड ऑल्सो अगर आप चाहते हो कि आपको और प्रैक्टिस की जरूरत है, सो येस आई डू हैव समथिंग फॉर यू। दिस इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड एमसीक्यूज ई बुक। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दिस इज एब्सोल्युटली फ्री, यू जस्ट सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। इसमें 100+ एमसीक्यूज है, ये आपके कॉन्सेप्ट्स को चेक करेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग टिल हियर। शेयर दिस, सब्सक्राइब दिस।